हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में पद्मावत, जो कि आपके यूजीसी नेट और एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपके पाठ्यक्रम में नागमती वियोग खंड लगा हुआ है। लेकिन हमने प्रयास किया है कि सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में जायसी पर बातचीत कर लिया जाए, तो उस पर हमने वीडियो बना दिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब बारी थी कि आचार्य शुक्ल ने पद्मावत का मूल्यांकन कैसे किया है, क्योंकि जब आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देख लेंगे तो देखेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कई ऐसे प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे आपको मिलेंगे। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धैर्य रखकर कंसंट्रेशन बनाकर जरूर देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने प्रेम गाथा की परंपरा की चर्चा करते हुए पद्मावत को सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना है। आगे लिखते हैं, इसकी कहानियों में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। मान लीजिए परीक्षा में इतना दूर केवल कोटेशन आ जाए कि इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। आचार्य शुक्ल ने किस महाकाव्य के बारे में या फिर ग्रंथ के बारे में कहा है, तो उम्मीद है कि आप तुरंत बता देंगे कि पद्मावत के बारे में। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि पद्मावत में इतिहास और कल्पना दोनों का योग है। आगे लिखते हैं, चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पद्मावत का कौन सा अंश कल्पना पर आधारित है और कौन सा अंश इतिहास पर आधारित है, जबकि हमने पहले ही ऊपर बता दिया कि इतिहास और कल्पना का योग पद्मावत है। तो यहां पर आप क्लियर करके रखिए कि जो पद्मावत है इसका पूर्वार्ध वो कल्पना पर आधारित है और उत्तरार्ध जो है वो इतिहास पर आधारित है। तो बिल्कुल ये तथ्य अपने दिमाग में क्लियर करके रखिए। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की कथा को संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जो बहुत ही रोचक तरीके से है। इस कथा को पढ़ते हुए आपको पात्रों को ध्यान में रखना है, स्थानों को ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ स्थल हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में मैं बताऊंगा। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर्ग कहीं न मिलता था। तो ये कहानी आप देख रहे हैं सिंघल द्वीप की शुरू हो रही है, सिंघल द्वीप से। वहां के राजा हैं गंधर्व सेन। हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि गंधर्व सेन का उल्लेख किस रचना में किया गया है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि पद्मावत में। अब गंधर्व सेन की कन्या थी, पुत्री थी पद्मावती, जो कि रूप और गुण दोनों में अद्वितीय थी। अक्सर देखा जाता है कि जिसके पास सौंदर्य होता है तो कई मायने में वो गुण में पीछे होता है, लेकिन यहाँ पर पद्मावती दोनों में अद्वितीय है, उसके समान और कोई दूसरा नहीं। इसलिए उसके सामने समस्या ये थी कि मतलब कि उनके पिता के सामने, गंधर्व सेन के सामने ये समस्या थी कि कोई योग्य वर नहीं मिलता था कि कैसा वो योग्य वर मिले जिससे कि पद्मावती की शादी की जाए। उसके पास हीरा मन नाम का एक सुअर आता था, जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तोते का जिक्र किया गया है जिसका नाम है हीरामन। वैसे आप लोगों ने फणीश्वरनाथ रेणु की एक कहानी पढ़ी होगी, वहां पर भी हीरामन का जिक्र किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप पद्मावत में देख रहे हैं कि हीरामन नाम का एक तोता है जो कि गंधर्व सेन के पास रहता है। पद्मावती से भी उसका परिचय है। उसका जो कलर है सोने के समान है, यानी कि गोल्डन कलर का है।
और हीरामन जो है बहुत ही वाचाल प्रवृत्ति का है, बोलता रहता है और पंडित भी है। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया, यानी क्रोधित हुए। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिया के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। कहानी में आप ट्विस्ट देख रहे हैं कि अचानक ये जो सुआ है अपने राजा गंधर्व सेन और पद्मावती के घर से उड़कर भाग जाता है और वन में जाता है। वहां पर इसको पाता है एक बहेलिया। तो ध्यान में रखिए, हो सकता है कि बहेलिया से भी प्रश्न बन जाए। बहेलिया बाजार में लाता है। अब बहेलिया जो है चित्तौड़ का है और चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच देता है। वहां पर जो इसको खरीदता है सुआ को, वो एक ब्राह्मण खरीदता है। और कितने में खरीदता है आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो इसका मूल्य दिया गया है 1 लाख। तो आप कल्पना कीजिए कि 1540 ईस्वी के आसपास में 1 लाख का दाम कैसा रहा होगा, कीमत कैसी रही होगी। ठीक है, तो ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे खरीद लिया। धीरे धीरे रतन सेन बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती। अब आप देख रहे हैं कि पद्मावती के बाद एंट्री हो रही है रानी नागमती की, जो कि राजा रतन सेन की एक तरीके से रानी है। तो जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो पद्मावती है वो अपने रूप और गुण को लेकर अद्वितीय है, लेकिन नागमती को भी लगता है कि वो बहुत सुंदर है, उसके समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा, ऐसा उसको महसूस होता है। तो आकर वो सुए से यानी तोते से इस बात को पूछती है कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। आप इस पंक्ति को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि नागमती के पूछने के बाद सुआ हंसता है, तोता हंसता है और कहता है कि क्या बात करती हो, सिंघल की पद्मिनी को तो अभी तुम जानते ही नहीं हो। उसमें और तुम्हारे में दिन और रात का अंतर है, यानी जो पद्मावती है वो दिन का प्रतीक है और तुम जो हो नागमती जो है वो अंधेरी रात का है। तो इस प्रतीक को आप समझ रहे होंगे। इसके बाद क्या हुआ, रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी न पद्मिनी के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। यहाँ पर सारी व्यथा होनी चाहिए थी, सारी व्यथा कह सुनाई। आप कहानी को देख रहे हैं कि सुंदरता को लेकर कि कहीं राजा का ध्यान पद्मावती की तरफ न जाने लगे, इसलिए क्यों ना हम तोते को ही मार दें, क्योंकि तोता का काफी लगाव है रतन सेन से। और ये बात तब आई है जब रतन सेन शिकार करने गया। मारने की आज्ञा तो दे दी गई थी, लेकिन चेरी जो है उसे बचा लेती है, अपने घर में रखती है। इसके बाद जब राजा वापस आता है, सुआ उसको नहीं मिलता है, तो वो व्याकुल और क्रुद्ध होता है और फिर बातें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। पद्मावती के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया। जिसका डर था नागमती को, वही यहां पर हुआ कि राजा ने सुए के मुख से पद्मिनी के रूप का वर्णन सुना और वहीं पर मूर्छित हो गया। अभी सुनकर ही मूर्छित हुआ है, देखेगा तो क्या स्थिति होगी वो भी आप सभी को आगे पता चलेगा। और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। जो राजा है अब कौन सा वेश धारण किया, जोगी का वेश धारण कर लिया। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 16,000 कुंवरों को भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि सवाल पूछ किया जाए बदलते हुए पैटर्न में, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब धीरे धीरे राजा जो है योगी
का वेश धारण करते हुए आगे बढ़ता है। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस कहानी में इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण है। तो आप कुछ चीजों को आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे 1 लाख रुपए की मैं बात किया, हो सकता है कि ये कल्पना हो। 16,000 कोरों की बात की गई, ये भी कल्पना में हो सकती है। जहाजों से सवार होकर गए। कलिंग, आप देखेंगे कि उड़ीसा का जो एरिया है उस कलिंग कहा जाता है। अब इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जो रास्ता था वो कलिंग होते हुए फिर धीरे धीरे वो साउथ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सिंघल जो कि श्रीलंका है। ये भी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जहाजों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा, और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि सिंघल में भी शिव का मंदिर है, जहां पर राजा जाकर अपने जोगियों के साथ ठहरते हैं और फिर पद्मावती का ध्यान करते हैं। इसके बाद जप भी करने लगते हैं। और इधर हीरामन जो है पद्मावती के पास जाता है और पूरी स्टोरी को सुनाता है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि स्टोरी सुनने के बाद ही पद्मावती को भी राजा से प्रेम हो जाता है। ये कल्पना की ही बात है कि एक दूसरे की स्टोरी सुनकर दोनों को प्रेम हुआ है। अभी किसी की साक्षात मुलाकात नहीं हुई है, किसी कोई सामने से नहीं मिला है। आगे स्टोरी है कि श्री पंचमी के दिन, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। अब यहां पर डायरेक्ट मुलाकात हुई है और राजा, जो कि इसके पहले पद्मावती के केवल रूप और गुण के बारे में सुनता था, लेकिन अब साक्षात देखने के बाद मूर्छित हो गया। यानी कि दूसरी बार आप देख रहे हैं कि बेहोश हुआ है। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका, क्योंकि बेहोश हो गया तो दर्शन ही नहीं कर पाया। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ, यानी व्याकुल हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया, क्योंकि यहाँ पर पद्मावती ने उसको एक चुनौती दी है। और वैसे भी आप लोगों ने भी अगर अपने जीवन में सही में प्रेम किया होगा तो प्रेम के को पाने के लिए आपने ऐसी चुनौतियों को स्वीकार भी किया होगा। और यहीं पर यहाँ पर भी राजा रतन सेन वही कर रहा है। पद्मावती ने जैसे उसको चुनौती दी कि तुमको जब चीजें देखनी थी तो तुम तो अपने समय पर देख नहीं पाए, चूक गए। अब अगर मुझे प्राप्त करना है, मुझे देखना है, तो इस सिंघलगढ़ पर तुमको चढ़ाई करना पड़ेगा। इसके बाद राजा को एनर्जी मिली और बाकी चीजें आगे घटित हुई। अपने जोगियों के साथ गढ़ में घुसने लगा और सवेरा हुआ, इसके बाद पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 योगियों ने, यानी जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। यहां पर राजा गंधर्व सेन जैसे ही रतन सेन को, आप देख रहे हैं कि नाम मिलते जुलते रह रहे हैं, लेकिन राजा गंधर्व सेन जो है वो श्रीलंका के हैं और रतन सेन चित्तौड़ के हैं। स्टोरी को आपको ध्यान में रखना है। स्टोरी को पढ़ते हुए कहीं न कहीं आपको रामचरितमानस का भी रूप ध्यान में आ रहा होगा। खैर, देखते हैं कि गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को फांसी पर चढ़ाने के लिए लोग ले जा रहे थे, उसके सैनिक जो थे। लेकिन इतने में ही जो 16,000 जोगी थे उन्होंने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। एक तरीके से यह कवि की कल्पना है। इसीलिए जयसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इन्होंने ये मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं की कथा को अपनी इस महाकाव्य की कथा वस्तु को बनाया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही राजा रतन सेन पकड़ा जाता है और आक्रमण करते हैं, उसके जो 16,000 योगी हैं उनकी सहायता करने के लिए महादेव और हनुमान, ये दोनों देवता यहां पर आ जाते हैं। तो अब आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है कि कौन दो देवताओं का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच
शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहें दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। तो आप पूरी स्टोरी को यहां पर देख रहे हैं कि जैसे इस सूबे ने रतन सेन को पद्मावती के बारे में बताया और इसके बाद पद्मावती को पाने के लिए रतन सेन आता है, किन किन समस्याओं से जूझता है और अंत में पद्मावती को प्राप्त करता है, उससे उसका विवाह होता है और फिर चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। अब यहां से दूसरी स्टोरी फिर से शुरू हो रही है। चित्तौड़गढ़ आ गया रतन सेन। इसके बाद क्या हुआ, रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। तो स्टोरी आप देख रहे हैं यहां पर। राघव चेतन रतन सेन की सभा का एक पंडित था और उसे यक्षिणी सिद्ध थी और अपने ही ग्रुप के, अपने ही वर्ग के लोगों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक गलत तथ्य प्रस्तुत कर दिया था। और क्या किया था कि प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा को दिखा दिया था। यह शक्ति थी राघव चेतन। तो राघव चेतन को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। वैसे आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो राघव चेतन को प्रतीक के रूप में देखा गया है। इसके बाद रतन सेन है, नागमती, पद्मावती, तोता, सबको प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया। उस पर मैं बात करूंगा। फिलहाल अभी स्टोरी के रूप में आप देखिए इसको। तो राघव चेतन को देश से निकाल दिया गया। अब उस समय देश क्या था, चित्तौड़ का जो इलाका था वही देश था। ठीक है। अब देश जैसे वर्तमान समय में देश का जो नक्शा है वो अलग ढंग का है। ठीक है। लेकिन उस जमाने में जब रतन सेन का जमाना था तो छोटे छोटे खंडों में हमारा देश बटा हुआ था और उसी को सब लोग अपना देश मानते थे, छोटे छोटे खंडों में। अब देश निकाला गया तो इसको कहां भेज दिया गया, दिल्ली। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा। यानी कि चित्तौड़ से वो सीधे दिल्ली पहुंचा और उस समय जो दिल्ली का बादशाह था वो अलाउद्दीन था और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अब आप देख रहे हैं कि स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है यहां पर कि राघव चेतन को जब देश से निकाला गया तो उसको लगा कि उसका अपमान हुआ है और उस अपमान का बदला लेने के लिए वो दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में जाता है और उसे पद्मावती का कंगन दिखाता है। और फिर जैसे सुवे ने रतन सेन के सामने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया था वैसे ही अलाउद्दीन के सामने राघव ने रूप सौंदर्य का वर्णन किया। अब उसके मन में भी प्रेम उत्पन्न हो गया। आगे की स्टोरी देखते हैं। अलाउद्दीन ने पद्मनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेरे रहा पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत दी। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए दर्पण में देख पाई। अब आप कल्पना देख रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसी की कि एक तरफ रतन सेन और अलाउद्दीन के बीच में शतरंज का खेल हो रहा है और अलाउद्दीन का ज्यादा मन शतरंज में नहीं लग रहा है बल्कि वहां पर रखा हुआ एक दर्पण है जिसमें वो पद्मिनी के यानी पद्मावती के झलक को पाने की बार बार कोशिश कर रहा है और एक बार वो झलक पा भी गया, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। आप देख रहे हैं कि इसके पहले रतन सेन मूर्छित होकर गिरा था, लेकिन यहां पर अलाउद्दीन मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। तो आप देख रहे हैं कि छल कपट भी कैसे यहां पर हुआ है। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर छत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। अब फिर कहानी में ट्विस्ट आता है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अब चूंकि राजा गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है, पद्मिनी अब पद्मावती जो है बदला लेने के बारे में सोच रही है कि कैसे उसको छुड़ाया जाए, क्योंकि वो क्या है, एक वीर छत्राणी है। यहां पर
पूरा क्लियर लिखा गया है कि राजा रतन सेन एक तरीके से क्षत्रिय थे और पद्मिनी जो है उनसे प्रभावित होकर सोचने लगती है कि अगर मैं उनको नहीं छुड़ा पाऊंगी तो फिर मेरी जो भी छत्राणी वर्ग में रहना है ये भी निरर्थक हो जाएगा। फिर क्या होता है, गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे। ये देखिए फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार हैं जो कि 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचते हैं और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। तो ये कहानी आप देख रहे हैं कि अंत में गोरा और बादल दो सिपाहियों या फिर जो भी सैनिक हैं इनकी मदद से पद्मिनी एक रणनीति के तहत रतन सेन को मुक्त करा लेती है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो गोरा है सैनिक ये वृद्ध है और बादल क्या है, यंग है। गोरा और बादल का जिक्र आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इन दोनों की एज क्या है। इसमें गोरा जो है वो वृद्ध है, बड़ा है, और बादल जो है कम एज का है। ठीक है, तो वृद्ध गोरा जो है सिपाहियों के साथ सेना को रोकता रहा, यानी कि अलाउद्दीन की सेना को रोकता रहा, और जबकि जो बादल है रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभल नेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभल नेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि अलाउद्दीन से तो जो स्थिति थी वो तो थी, यहां पर एक और राजा की चर्चा की जाती है जिसका नाम है देवपाल। अंत में देवपाल और राजा रतन सेन के बीच में युद्ध होता है और दोनों क्या होते हैं, इसमें शहीद हो जाते हैं, दोनों मारे जाते हैं। यह है कहानी का ट्विस्ट। आगे देखते हैं। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। यहां पर आप देख रहे हैं कि रतन सेन की दो रानियां हैं, नागमती जिसका कि उल्लेख अभी स्टोरी में कम हुआ, पद्मावती का ही ज्यादा हो रहा था, लेकिन आप पाठ्यक्रमों में देखेंगे तो नागमती का जो वियोग वर्णन है उसको हर जगह रखा जाता है और सभी विद्यार्थी लगभग नागमती के वियोग खंड को पढ़े ही होंगे, जो 12 महीनों 12 मासा पद्धति पर आधारित है। अब क्या हुआ, रतन सेन अब मर चुका है। अब उसके शव के पास ये दोनों रानियां चिता में बैठ जाती हैं। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला, यानी कि ये दोनों सती हो गई थी। एक तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं कि सती प्रथा जो हमारे देश में पहले चला करती थी उसका भी उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने इस महाकाव्य के माध्यम से किया है कि रतन सेन तो मर गया लेकिन उसके साथ ही उसकी दोनों रानियों को भी सती करना पड़ा। और वहां पर जब अलाउद्दीन पहुंचता है तब तक ये सभी जल चुके रहते हैं, बचता क्या है, राख। ठीक है, इसीलिए एक काफी खास पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की कही जाती है कि मानुष भयो प्रेम बैकुंठी नहीं तो का छार भरी मुठी। तो क्या है, इसीलिए प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। अगर प्रेम नहीं है तो वो राख का ढेर ही ये मानकर चलिए कि बचा हुआ है, उसके सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो ये तो पूरी स्टोरी थी। आगे इसका मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। मान लीजिए ये इतना दूर कोटेशन आ जाता है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे लिखते हैं, प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से यह इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरे से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है, क्या कहा, तन चितौर मन राजा किन्हा
हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न ए चित बंधा, राघव दूत सुई संतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। जिन प्रतीकों की मैं बात कर रहा था उन प्रतीकों को आप यहां पर भली भांति देख रहे होंगे। ठीक है, तन चित्तौर मन राजा किन्हा, हिय सिंघल, सिंघल क्या है? वो हृदय का प्रतीक है, बुद्धि की प्रतीक है पद्मिनी। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वन लाइनर किताबों में आप बार बार इसको रटते होंगे, लेकिन ये पूरा अगर आप पद पढ़ लेंगे, पूरी पंक्ति पढ़ लेंगे तो आपके आपके प्रतीक पूरे क्लियर हो जाएंगे। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, सुआ जो है वो गुरु का प्रतीक है यहाँ पर, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती या दुनिया धंधा, नागमती जो है यहाँ पर संसार का प्रतीक है, बाचा सोई न ए चितु बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, जो राघव चेतन था यहाँ पर वो क्या हो गया? शैतान का प्रतीक है, माया अलाउद्दीन सुल्तानु, अलाउद्दीन जो सुल्तान था वो माया का प्रतीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो 5-6 प्रतीक हैं परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, इन्हीं पंक्तियों में आपने देख लिया। तो ये ग्रंथ की समाप्ति पर मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। मान लीजिए इतना दूर ये कोटेशन पूछ लिया जाता है कि किसका है, तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक धैर्य बनाकर इस पूरे वीडियोज को सुन रहे हैं वो तुरंत बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी लिखते हैं यहाँ पर कि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है। बदलते हुए पैटर्न पर यही सवाल बन सकता है कि पद्मावत की रचना निम्नलिखित में से बताइए कौन सा असत्य है, तो वहां पर हो जाएगा कि इसकी रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर आधारित है, जो कि क्या है? गलत है, बल्कि क्या है? फारसी की मसनवी शैली पर है। सही बात है, श्रृंगार और वीर रस दोनों का वर्णन किया गया है और भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार है। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान में रखिए, कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे लिखते हैं, इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। तो ये भी कोटेशन जरूर ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं, पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। कुछ पद्य देखिए, पद्य इस प्रकार है, सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, शशिमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झापि लिन्न चौपासा, ओनई घटा परी जाग छाहा, शशि के शरण लिन्न जनुराहा, भूल चकोर दिठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। एक तरीके से यहाँ पर पद्मावती के सौंदर्य का पूरा वर्णन किया गया है और उसका जो भी है कि वो जैसे तालाब के किनारे आती है, अपने केस को खोलती है, उसका मुख कैसा है, ठीक है, फिर इसके बाद उसके जो केस खुले हुए हैं उनकी आकृति कैसे नागिन की तरह वहां पर दिखाई पड़ रही है, ठीक है, और ऐसे लग रहा है कि बादलों की घटा है, चंद्रमा की बार बार बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान दे सकते हैं क्योंकि प्रतीकों के रूप में है। और मलिक मोहम्मद जायसी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है, हेतुत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि पद्मिनी के रूप वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत किए हैं। क्या है? बरुनी का बरनव इमि बनी, साधे बान जानु दुई अनी, उन बांधन अस को जो न मारा, वेद रहा सगरव संसारा, गगन नक्षत जो जाही न गने, वे सब बान वही कह हने, धरती बान वेद सब राखी, साखी ठाड़ दे सब साखी, रोव रोव मानुष तन ठाढ़े, सूत ही सूत वेद अस गाढ़े,
बरुनी बान अस ओप बेधे रन बन ढाक सौंजय तन सब रोवा पंखई तन सब पाक। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के दर्शन में साधक के मार्ग के विघ्नों की व्यंजना की है, यहां पर वर्णन होना चाहिए था। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों काम क्रोध, साधक के मार्ग में जो विघ्न आते हैं, काम हो गया, काम की भावना, क्रोध आदि विकारों की व्यंजना की है। वही मिलान जो पहुंचे कोई तब हम कह पुरुष भल होई है आगे पर्वत के बाटा विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा बीच बीच नदी खोह और नारा ठाव ठाव बैठ बटपारा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया हुआ है। तो आप ध्यान में रखिए, अगर परीक्षा में ये पंक्तियां आ जाती हैं तो तुरंत आप कैच कर लीजिए कि ये पद्मावत से ली गई हैं, ठीक है, और शुक्ल जी के इतिहास से। तो उम्मीद है कि पद्मावत की जो स्टोरी थी या फिर पद्मावत का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने विचारों को जो अभिव्यक्त किया है उससे भी आप परिचित हो गए होंगे। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने नोट्स भी तैयार कर लिया होगा, और जो भी इसमें पात्र आए हुए हैं पद्मावत के अंतर्गत उन पात्रों से भी आप परिचित हो गए होंगे, और जो भी प्रतीकात्मक पात्र हैं उनके बारे में भी हमने बता दिया। तो खासतौर से आपने अपने दिमाग में रख लिया होगा कि जो पद्मावत है इसमें इतिहास और कल्पना का योग है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।